आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल के संदर्भ में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड। मौर्य काल के बाद एक तरह से आप देखेंगे कि मौर्योत्तर काल एक लंबी अवधि तक के भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लगभग 200 बीसी से लेकर 300 एडी का जो काल है, यह काल मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल की जो खासियत है मौर्योत्तर काल की, हम केवल इसकी कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तो मौर्योत्तर काल में भारत में क्या क्या चीज होता है। तो एक तो आप यहाँ पर मौर्योत्तर काल को देखेंगे तो इसमें एक तरह से राजनीतिक विकेंद्रीकरण दिखाई देता है। पहला चीज कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत राजनीतिक विकेंद्रीकरण दिखाई देता है, क्योंकि मौर्य काल में जो राजनीतिक केंद्रीकरण था वह मौर्योत्तर काल में नहीं दिखाई देता है। दूसरा कि अगर आप सांस्कृतिक विकास को देखें तो सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से मौर्योत्तर काल प्राचीन भारत का एक विशिष्ट काल है। तो एक तरफ आप देखते हैं कि इस काल में राजनीतिक विकेंद्रीकरण होता है, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, अगर उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक तो विदेशियों का आक्रमण होता है, और ये विदेशियों का जो आक्रमण है इसमें निरंतर विदेशी भारत पर आक्रमण करते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इंडो ग्रीक ने भारत पर आक्रमण किया, शक ने भारत पर आक्रमण किया, कुषाण ने भारत पर आक्रमण किया, पहलव ने भारत पर आक्रमण किया। तो एक तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जो है असुरक्षित होती है, और उस असुरक्षा के कारण भारत पर निरंतर विदेशियों का आक्रमण होता है। और इन विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का निर्माण किया। जैसे आप देखें कि इंडो ग्रीक ने उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है बैक्ट्रिया और तक्षशिला के जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमाया। इंडो ग्रीक में भी हमें दो वंश दिखाई देता है, एक तो एंटी अल्काइडस का वंश है और दूसरा डेमेट्रियस का वंश है। और इंडो ग्रीक के बाद अगर आप देखते हैं तो उनके पीछे शक आ जाते हैं। शकों ने भारत के 5 प्रमुख क्षेत्रों पर अपने राज्य की स्थापना की, लेकिन शकों का महत्वपूर्ण जो राज्य है वो है उज्जैन का जो शक क्षत्रप है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और कुछ महाराष्ट्र में भी शकों ने अपने राज्य की स्थापना की। कुषाण इस समय में एक बहुत शक्तिशाली शक्ति के रूप में आते हैं, और खास करके कनिष्क के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कनिष्क के टाइम में कुषाणों ने भारत के एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार जमाया, और न केवल भारत पर बल्कि मध्य एशिया पर भी उनका नियंत्रण था, और साथ ही साथ सिल्क मार्ग पर भी उनका नियंत्रण था। और इस कारण से कुषाणों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जहां तक भारतीय शक्तियों का सवाल है, जब मगध में मौर्य वंश का पतन होता है तो उसकी जगह पर शुंग वंश की स्थापना होती है, और फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। और दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य दिखाई देते हैं, चोल, पांडे और चेर। तो इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में तो ये बहुत ही विकेंद्रीकरण का काल रहा है। लेकिन अगर आप इसको सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर आप देखने का प्रयास करें तो मौर्योत्तर काल में सांस्कृतिक जो विकास है, ये सांस्कृतिक विकास से भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में अगर भारतीय संस्कृति के विकास को आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति के विकास के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण चीज होता है, जिसमें एक अगर आप बात करें कि धर्म के क्षेत्र में इस समय क्या होता है, तो धर्म के क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक नवीन धर्म के रूप में भागवत धर्म का विकास होता है, और
बौद्ध धर्म में महायान धर्म का विकास होता है, बौद्ध के अंतर्गत महायान। जैन धर्म के अंतर्गत भी जो श्वेतांबर एवं दिगंबर का विकास तो पहले ही मौर्य काल में हो चुका था, लेकिन इस काल में जैन धर्म में भी कई महत्वपूर्ण शाखाओं का डेवलपमेंट होता है और साथ ही साथ इसी चरण में शैव धर्म का भी विकास एक स्वतंत्र धर्म के रूप में होना प्रारंभ होता है। अब धर्मों के इतिहास को अगर देखेंगे, भारत में धार्मिक विकास के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मौर्योत्तर काल भारतीय समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काल के रूप में विकसित होता है। दूसरा कि अगर आप कला के दृष्टिकोण से अगर मौर्योत्तर काल को समझने का प्रयास करें तो कला में यहाँ मूर्ति कला का विकास मौर्योत्तर काल की एक विशेष विशेषता है, जिसके अंतर्गत मूर्ति कला के 3 प्रमुख जो शैली का डेवलपमेंट होता है। एक तो गंधार कला शैली का विकास होता है, दूसरा मथुरा कला शैली का विकास होता है और तीसरा अमरावती कला शैली का विकास होता है। और इसके अलावा अगर स्थापत्य कला की बात आप करें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्तूप वास्तुकला का विकास, स्तूप, चैत्य और विहार का विकास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें समाज के संदर्भ में तो इस समय हमारे समाज में विदेशियों का आत्मसातीकरण होता है। विदेशियों का आत्मसातीकरण यानी इस समय में अगर आप राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो इसके राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर विदेशी भारत में प्रवेश करते हैं। इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव, ये विदेशी भारतीय समाज में आत्मसात होते हैं और भारतीय समाज में उसको मिला लिया जाता है। दूसरी तरफ भारतीय समाज को आप देखेंगे, जो वर्ण आधारित भारतीय सामाजिक व्यवस्था था, उससे भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इसी पीरियड में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से अपना स्वरूप ग्रहण करता है और वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज में भी 2 तरह की चीज दिखाई दे रही है। एक तो कि व्यवहारिक रूप में समाज में उदारता आती है, व्यवहारिक रूप में मैं कह रहा हूं कि समाज में उदारता आती है, जबकि सैद्धांतिक रूप में इस समय के ग्रंथों को देखिएगा तो ग्रंथों को देखने से यह लगता है कि समाज में अनुदारता का विकास हो रहा, क्योंकि मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्ण व्यवस्था भी कठोर होती है, जाति व्यवस्था भी कठोर होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आप उसमें 2 चीज देखिएगा कि उसी में आपद धर्म का भी विकास होता है और उसी में जो बाहर से क्षत्रिय वर्ग के लोग, जो शासक वर्ग बाहर से आते हैं, उनको हीन क्षत्रिय के रूप में हम अपने समाज में समाहित करते हैं। और आर्थिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में मौर्योत्तर काल भारतीय समाज का सबसे विकसित काल है। मौर्योत्तर काल क्यों अगर हम बात कर रहे हैं कि मौर्योत्तर काल आर्थिक क्षेत्र में सबसे विकसित काल है, क्योंकि मौर्य काल में आप देखें कि अर्थव्यवस्था का भी केंद्रीकरण था, लेकिन मौर्योत्तर काल में न केवल राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण हुआ बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इस विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया ने जो नगरीकरण की प्रक्रिया है उसको तो त्वरित किया ही, इसके साथ साथ कृषि का विकास इस समय काफ़ी त्वरित होता है, क्योंकि इसी समय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया जाने लगता है। इसी समय सिंचाई की व्यवस्थाओं के विकास के प्रति शासक बहुत जागरूक होते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें वह सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। इसके अलावा जब मौर्योत्तर काल के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो इस समय 75 शिल्प की चर्चा मौर्योत्तर काल में होती है, यानी शिल्प उद्योग का विकास भी बड़े पैमाने पर होता है और वाणिज्य व्यापार का जो विकास होता है वो वाणिज्य व्यापार का विकास जो है मौर्योत्तर काल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि इस समय जो रेशम
मार्ग के माध्यम से रोमन लोग चीन के जो रेशम का आयात करते थे उसमें भारतीयों की मध्यवर्ती की भूमिका थी, उससे हमें बेनिफिट तो हो ही रहा है। साथ ही साथ हम रोम को मसालों का निर्यात भी करते थे और इस कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में भारत की स्थिति बहुत ही प्रबल होती है।